बच्चों, आज हाई स्कूल के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास विषय के दूसरे चैप्टर में भारत का राष्ट्रवाद हम देख रहे थे। प्रथम वीडियो में हमने भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जो कंपनी शासन के द्वारा यानी ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जो साझा दर्द दिया गया देशवासियों को, चाहे वह आदिवासी हो, चाहे जनजाति हो, चाहे वह प्रबुद्ध वर्ग हो, चाहे वह किसान हो या शासक हो, जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जो साझा संघर्ष था और उस संघर्ष के दौरान जो सामूहिक पीड़ा थी, उस पीड़ा ने लोगों को आपस में एकजुट करने का काम किया। मैंने आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेकर भारत में उदारवाद का प्रादुर्भाव तथा भारत में धार्मिक सामाजिक जो सर्जरी हुई थी, चाहे विवेकानंद के द्वारा, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, या फिर बंग भंग आंदोलन के दौरान जो साझा पहचान विकसित करने की कोशिश भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा की गई थी, उस सभी का उस वीडियो में पूर्ण विश्लेषण दिया है। साथ ही महात्मा गांधी के भारत आगमन के बाद जो अलग अलग तरह का आंदोलन चल रहा था, यानी उसके पहले यानी आदिवासियों का अपना अलग संघर्ष था, संथालों का, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो है जनजातियों का और किसानों का अलग संघर्ष चल रहा था, शहरों का अलग आंदोलन था, शासक वर्ग का अपना आंदोलन था, यानी सभी लोग अपने अपने हित और अपने अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत आने के बाद जब गांधी जी ने भारत का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने इस आंदोलन को अलग अलग स्थानों या अलग अलग वर्गों के आंदोलन से बढ़ाकर इसको विस्तृत रूप प्रदान करने का काम किया। हमने आपको चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन के साथ गांधी जी के शुरुआती जो भी मूवमेंट रहे इस दौरान उस पर चर्चा किया। आज हम विशेषकर असहयोग आंदोलन की इसके पहले आपसे चर्चा कर चुके हैं। हमने उस वीडियो में अंत में खिलाफत आंदोलन के बारे में बताया था कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद जो ऑटोमन साम्राज्य था, जिसके खलीफा यानी इस्लामिक जगत के सर्वोच्च नेता का पद या कह सकते हैं धर्मगुरु का पद था, वह उसके खिलाफ ऐसी अफवाह फैली यहाँ पर कि अपमानजनक संधि हुई है जिसके खिलाफ में भारतीय मुस्लिम भी उद्वेलित हो चुके। और आज भी ऐसा होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर ईरान में कहीं भी घटनाएं होती है अगर अमेरिका के द्वारा, तो भारत में भी सामूहिक प्रतिक्रिया हो जाती है आज भी। तो उस समय गांधी जी ने ये देखा कि यह अवसर है जब हम हिंदू मुस्लिम को साथ में जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली दो बंधुओं के नेतृत्व में खिलाफत और असहयोग की एक ज्वाइंट मूवमेंट यानी आंदोलन तैयार हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में और यह आंदोलन शुरू हुआ। आज हम विशेष तौर पर 1 अगस्त 1920 को शुरू हुए असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या रहा आपके सिलेबस के अनुसार, विशेष तौर पर यही चर्चा करेंगे कि असहयोग आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, चूंकि इसके पहले जो है अलग था, आज भी गांधी जी का चूंकि पहला विस्तृत प्रयोग था। आप देखिए इसमें किस वर्ग ने किस प्रकार की भूमिका निभाई। बच्चों, तो इसमें सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे शहरों में यह आंदोलन कैसा रहा। बच्चों, शहरों में यह आंदोलन मध्यम वर्ग के बड़े योगदान के साथ शुरू होता है, जहां पर सरकारी स्कूलों का छात्रों ने बड़े जो है जोर शोर से विरोध किया, त्यागपत्र दिया, स्कूलों में जाना बंद किया, लोगों ने नौकरी छोड़ी, दफ्तरों और कार्यालयों का बहिष्कार किया, वकीलों ने जो है न्यायालयों का बहिष्कार किया, मुकदमा की सुनवाई कराना बंद कर दिया और उसके साथ ही पूरे शहर में विदेशी वस्तुओं की पैकेटिंग की गई, यानी विरोध किया गया और स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। हमने पहले भी आपको बताया था कि गांधी जी ने स्वराज के अंतर्गत लोगों से अपील किया था कि आप लोग ब्रिटिश हुकूमत जो भारत में बनी है वह भारतीयों के सहयोग से बनी है और भारतीयों के सहयोग से चल रही है। अगर आप अपना सहयोग वापस ले लेंगे तो यह सरकार अपने आप गिर जाएगी, ये हुकूमत अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसी नारे और इसी आह्वान को सुनकर शहरी मध्यम वर्ग ने विशेष तौर पर ब्रिटिश कंपनी को आर्थिक मोर्चे पर छोड़ दी। उस दौरान बच्चों जो है सरकारी दफ्तरों, कार्यालयों तथा दुकानों के सामने लोगों ने पिकेटिंग की। पिकेटिंग का अर्थ होता है कि विरोध का या बहिष्कार का ऐसा तरीका जिसमें सरकारी दफ्तरों और दुकानों के सामने
बैठकर या प्रदर्शन करना ताकि लोग अंदर प्रवेश ना कर पाए। दूसरी बात बच्चों, यहाँ उस समय लगभग विदेशों से, यानी जो ब्रिटिश कपड़ा था वो लगभग 102 करोड़ रुपए का आता था 1920 और 21 में दौरान 102 करोड़ का निर्यात होता था, वहां से भारत आयात होता था। लेकिन इस दौरान जब यह असहयोग आंदोलन चला तो आयात मात्र 57 करोड़ रह गया, यानी आधा हो गया लगभग। और इस दौरान भारतीय हथकरघे उद्योग को थोड़ा सा लाभ होना शुरू हुआ था। लेकिन बच्चों यह व्यवस्था लंबी समय तक शहरों में नहीं रह सकी, क्योंकि कोई जो है उचित या कह सकते हैं स्थायी व्यवस्था अभी तक भारतीय लोग विकसित नहीं कर पाए थे। यानी आप इसको इस तरह से समझिए कि बच्चों के लिए वैकल्पिक स्कूल और कॉलेज अभी उस स्थिति में नहीं थे कि उनको दिया जा सके ताकि वह अंग्रेजी सरकारी स्कूलों में ना जाए। और वकील भी और वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध न होने के कारण वो भी अब अदालतों में नजर आने लगे। तो इस तरह से धीरे धीरे शहरों में यह विरोध जो है वो कमजोर पड़ता गया बच्चों। लेकिन आगे अगर आप गांव में देखिए, गांव में इसका स्वरूप क्या रहा, गांव में यह आंदोलन कैसे रहा, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि उस दौरान लोगों ने एक चीज और किया था कि जो प्रांतीय सभा के चुनाव थे उसमें लोगों ने लगभग मद्रास को छोड़कर सभी राज्यों में बहिष्कार किया गया था। गांव में विशेषकर इस आंदोलन को आप देखिए बच्चों, तो गांव में अवध प्रांतों में जो है, विशेष तौर पर ग्रामीणांचल के इलाकों में आप देखेंगे तो एक गिरमिटिया मजदूर थे बाबा रामचंद्र, अवध के किसान थे जो कि गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे, उनका अनुभव था। गिरमिटिया क्या शब्द होता है बच्चों, पहले इसको समझिए। यानी एक एग्रीमेंट या अनुबंध के तहत अंग्रेजी कंपनी जिन लोगों को फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि द्वीपों पे ले जाकर काम कराती थी बागानों में, उनको जो है गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। इसी गिरमिटिया शब्द, इसी एग्रीमेंट शब्द को इन लोगों ने गिरमिटिया कहना शुरू कर दिया। तो उनका अनुभव था, उन्होंने अवध के क्षेत्रों में किसान, तालुकदार तथा महाजनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यद्यपि उन्होंने नारा महात्मा गांधी का दिया और महात्मा गांधी के विचारों को अपनाया, शराबबंदी, लेकिन उनका जो मूवमेंट था अवध के क्षेत्रों में वह किसान, तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ था, क्योंकि जमींदार किसानों को स्थायी भूमि पर पट्टा नहीं देते थे तथा लगान बढ़ा कर लेते थे तथा बेगार श्रम कराते थे। बेगार का मतलब बिना किसी पारिश्रमिक दिए, यानी कोई भुगतान किए बिना व्यक्ति से काम लेना। इसके खिलाफ, क्योंकि वह मानते थे कि अंग्रेजों के साथ ये जमींदार और ये तालुकदार जो भारतीय होते हुए भी हम पर अत्याचार करते हैं, तो उनके खिलाफ आंदोलन चढ़ जाता है। 1920 के दशक में जवाहरलाल नेहरू भी इस क्षेत्र का दौरा करते हैं और रामचंद्र के साथ मिलकर लगभग जो है अवध किसान सभा का गठन करते हैं, जिसमें लगभग 300 शाखाएं खोली गई। लेकिन जो इस अवध के क्षेत्र में क्रांति का स्वरूप था, यद्यपि कांग्रेस इसको स्वीकार नहीं कर सकती थी, लेकिन इस मूवमेंट ने गांधी जी से जुड़ने का प्रयास किया। दूसरा उदाहरण आपको हम बताना चाहेंगे कि आदिवासियों का रहा। अगर आदिवासियों के आंदोलन को आप इस तरह से समझिए कि जंगलों में आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों का हनन हुआ अंग्रेजी सरकार के द्वारा, उन्हें फल, लकड़ियां और खेती करने से रोका गया, जिसे उनके सामने रोजी रोटी का तो संकट पैदा ही हुआ, साथ में अपने परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों के हनन का भी उन्हें दंश झेलना पड़ा। और वह एक छद्म, जो कह सकते हैं आप, एक गुरिल्ला युद्ध यानी एक सशस्त्र युद्ध प्रारंभ कर देते हैं 1920 से 24 के दौर में। उनके बीच में एक बच्चों नेता उभरता है जिसका नाम है रामचंद्र राजू, यानी सीताराम राजू, जो कि अपने आप को एक चमत्कारिक व्यक्ति के रूप में पेश करता है। और ऐसा दावा किया गया उसके द्वारा कि उसके पास ऐसी अद्भुत शक्ति है जिससे वो खगोलीय ज्ञान को जान सकता है, साथ में गोलियों का उस पर असर नहीं होगा तथा बीमार व्यक्ति को ठीक कर देगा। लोगों ने उसको चमत्कारिक मानकर उसके नेतृत्व में लगभग 1920 से 24 तक इस गुडेम पहाड़ियों पर आंदोलन चलाया जाता है। यद्यपि जो है रामचंद्र राजू, सीताराम राजू जो था, वह गांधी जी को मानता था और गांधी जी का नाम लेकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन उसका यह विश्वास ये था कि अंग्रेजों को केवल हिंसा के बल पर ही हराया जा सकता है या भगाया जा सकता है। और 1924 में जब सीताराम राजू को फांसी की सजा हो जाती है, तो वहां से आदिवासी आंदोलन समाप्त हो जाता है। दूसरा, बागानों में स्वराज के क्या मायने रहे, तो बच्चों असम की बात मैं बता रहा हूं। असम में 1859 में इनलैंड
एग्रीमेंट एक्ट आया था, जिसके तहत जो श्रमिक थे उनको बागानों से बाहर जाने नहीं दिया जाता था इस एक्ट के माध्यम से। और जब गांधी जी के स्वराज आंदोलन के बारे में इन श्रमिकों ने सुना, बागान मजदूरों ने सुना, तो उनमें उम्मीद की नई किरण आती है और वो कहते हैं कि गांधी युग आने वाला है और अब हम आजाद हैं। और वो बागान छोड़कर बगावत करने लगते हैं अंग्रेजी सरकार की और अपने घरों की तरफ निकलना प्रारंभ कर देते हैं। और यद्यपि वो सफल नहीं होते अपने घरों में, लेकिन एक मूवमेंट उनका ये होता है कि अब जमीनें जो है वो गरीबों को दे दी जाएगी और हम आजाद हैं। और इस तरह से बागान श्रमिक भी गांधी जी के आंदोलन से जुड़ने का प्रयास करते हैं। बच्चों, यहाँ आपने देखा कि यद्यपि इस असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों की अपनी निजी आकांक्षाएं, निजी उद्देश्य और हित थे, यद्यपि कांग्रेस कमेटी ने जब इस आंदोलन को प्रस्तावित किया था नागपुर अधिवेशन में, तो उन्होंने इन वर्गों के वांछित हितों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम नहीं तैयार किया था। लेकिन फिर भी इनका उद्देश्य, चाहे बच्चे जो भी रहा हो, लेकिन जब ये गांधी जी के स्वराज के अंतर्गत गांधी जी का नाम लेकर आंदोलन करते हैं, तो यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जो अभी अलग अलग मूवमेंट चल रहा था, अब वह एक निश्चित क्षेत्र में ना होकर एक बड़े जन आंदोलन के रूप में एक बड़े क्षेत्र में फैल चुका था, जिसको आप कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद की प्रथम बार एक बड़े आयोजन या बड़े केंद्र के रूप में गांधी आंदोलन के रूप में प्रस्फुटित होता है। यानी भारतीय जो राष्ट्रवाद है वह एक बैनर के तले आने की शुरुआत हो जाती है। बच्चों, इसके बाद 5 फरवरी 1922 आपका उत्तर प्रदेश का चौरा चौरी नामक स्थान, जहां पर एक उग्र भीड़ ने चूंकि गांधी जी ने लोगों से केवल शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन करने की अपील की थी, लेकिन पुलिस के द्वारा जब ज्यादतियां होने लगी तो जनता में भी आक्रोश आया और 5 फरवरी 1922 गोरखपुर चौरा चौरी नामक स्थान पर लोगों ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया, जिसके पश्चाताप स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तथा इसके दौरान वह उपवास भी रखे। और उनको ये दुख हुआ कि भारतीय लोग अभी आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, अभी आजादी के लिए वो अपने अंतर्मन से तैयार नहीं हुए हैं। और जब गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन बच्चों वापस ले लिया जाता है, लेकिन फिर भी इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी। पहली बार इतना विस्तृत तरीके से स्पष्ट आंदोलन भारत को में देखा गया। लेकिन बच्चों, इसके बाद के वीडियो में हम आपसे सविनय अवज्ञा की ओर, यानी 1922 से लेकर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो आया, अलग विचारधारा नौजवानों का, जिसमें आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और एक तरफ गांधी जी और अंग्रेजी सरकार द्वारा जिस तरह से भारतीय व्यवस्था के लिए साइमन कमीशन का गठन, उसके बाद लाहौर अधिवेशन 1929 और नमक सत्याग्रह और भारत की आजादी के पहले का जो महत्वपूर्ण मूवमेंट और महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, 1942 का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और भारत की आजादी तक की पूरी जो है चर्चा हम आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बच्चों, आप इसको सुनिए, अंतिम जो वीडियो होगा, 2 वीडियो इस चैप्टर से मैं और आपको दूंगा। अंतिम वीडियो में आपकी अभ्यास प्रश्न पुस्तिका, यद्यपि इसमें सारी बातें आ जा रही हैं, लेकिन आप लोग चूंकि अपने से प्रश्न उत्तर नहीं निकाल पाते, हम आपको ये सिखाएंगे। उस प्रश्नों को भी एक वीडियो ऐसा होगा जो केवल अभ्यास के प्रश्नों पर होगा और आपसे कहेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर आपको किस प्रकार से बनाना है। इसी चर्चा और परिचर्चा को सुनने